हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश फानी नाग, छिंदक नाग और काकतिया वंश को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले इन राजवंशों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर एक एक करके फने नाग, छिंदक नाग और काकतिया वंश की दुनिया में चलेंगे। और आखिर में इन सब की मिली जुली विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसकी कहानी में 3 राजवंश बार बार सामने आते हैं। एक तरफ थे कावरधा के फानी नाग और दूसरी तरफ बस्तर के घने जंगलों में राज करने वाले छिंदक नाग और काकतिया। इन तीनों ने मिलकर इस जमीन की संस्कृति और इतिहास को वो रूप दिया है जो हम आज देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फनी नाग वंश से। ये कवर्धा इलाके के शासक थे और जानते हैं इनकी खास बात क्या थी? ये लोग मंदिरों और बेहतरीन आर्किटेक्चर के बहुत बड़े संरक्षक थे। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक ऐसा मंदिर है जो आज भी छत्तीसगढ़ की शान है। जी हाँ, ये है भोरम देव मंदिर। सोचिए, ये 11वीं शताब्दी में यानी साल 1089 एडी में राजा भोपाल देव के शासन के दौरान बना था। इसे बनवाया था लक्ष्मण देव राय ने। और इसकी जो आर्किटेक्चर है ना, वो मशहूर चंदेला या नगरा स्टाइल की है। मतलब ऊंचे ऊंचे शिखर और दीवारों पर एकदम बारीक और खूबसूरत नक्काशी। अब इस मंदिर को एक बहुत ही स्पेशल उपनाम मिला है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी दीवारों पर जो कलाकृतियां और मूर्तियां हैं ना, वो बिल्कुल मध्य प्रदेश के वर्ल्ड फेमस खजुराहो मंदिरों जैसी हैं। तो ये सिर्फ पत्थर की एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उस दौर की आर्ट और लोगों की फेथ का एक जिंदा सबूत है। फनी नाग वंश की एक और देन है मधुआ महल। इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। मधुआ का मतलब होता है शादी का मंडप। दरअसल ये पूरा महल 1349 एडी में पनीनाग राजा रामचंद्र देव और कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी की शादी की याद में बनवाया गया था। मतलब इतिहास में भी इतनी रोमांटिक कहानियां हैं, है ना? तो जहां एक तरफ कवर्धा में कला और खूबसूरत मंदिर बन रहे थे, वहीं बस्तर के घने जंगलों में एक अलग ही पावर उभर रही थी। यहाँ राज था छिंदक नाग वंश का। उन्होंने इस मुश्किल इलाके में न सिर्फ अपना राज कायम किया, बल्कि एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन की नींव भी रखी। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। छिंदक नाग वंश के ना 2 अलग-अलग सिंबल्स थे। उनका राज चिन्ह यानी रॉयल एम्बलम था बाघ का शावक, यानी एक टाइगर कब जो उनकी ताकत दिखाता था। लेकिन उनके झंडे पर यानी ध्वज चिन्ह पर सर्प यानी सांप बना होता था। तो नाम में नाग था, लेकिन उनका राजसी चिन्ह बाघ था। काफी इंटरेस्टिंग है ना? हम ये सब जानते कैसे हैं? इतिहास अक्सर हमसे पत्थरों के जरिए बात करता है, जैसे कि ये कुरुशपाल शिलालेख। इससे पता चलता है कि उस दौर में राज्यों के बीच कितने युद्ध होते थे। इस पर साफ लिखा है कि उनके एक शासक सोमेश्वर देव प्रथम को कलचुरी राजा जजल्ला देव प्रथम ने एक बड़े युद्ध में हरा दिया था। इस वंश के फाउंडर थे नृपति भूषण, जिन्होंने भोगावती पुरेश्वर जैसा ग्रैंड टाइटल लिया था। उनके बाद आए धारावर्षा, जिनके एक सेनापति चंद्रादित्य ने बरसूर में कई मंदिर बनवाए। और हरिश्चंद्र के शासनकाल के अभिलेख से हमें उस समय की सती प्रथा जैसी सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता चलता है। चलिए यहाँ थोड़ा सोचते हैं। किसी भी राजवंश का जो रॉयल सिंबल होता है, जैसे इनका बाघ का शावक, वो उनके रूल, उनकी पावर या उनकी बिलीफ्स के बारे में क्या इशारा देता है? इस पर जरूर सोचना। और अब आते हैं बस्तर के सबसे पावरफुल और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले वंश पर, काकतिया साम्राज्य। इनका शासन 14वीं सदी से शुरू होकर 20वीं सदी तक यानी इंडिया की आज़ादी तक चला। उनका असर आज भी बस्तर की कल्चर में साफ दिखता है। ये टाइमलाइन काकतिया वंश के इस लंबे सफर की एक झलक है। 14वीं शताब्दी में अन्नमदेव ने इसकी शुरुआत की। फिर 1778 में हुई एक इम्पॉर्टेंट कोटपाड़ संधि। 19वीं और 20वीं सदी में लिंगागिरी और भूमकाल जैसे बड़े ट्राइबल विद्रोह हुए और आखिर में 1948 में ये रियासत आज़ाद भारत का हिस्सा बन गई। काकतीय शासकों ने सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े निर्माण कार्य भी करवाए। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है दलपत सागर, जिसे राजा दलपत देव ने बनवाया था। और पता है,
ये आज भी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मैनमेड झील है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 59,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 1778 की कोटपात संधि के बाद बस्तर रियासत को हर साल मराठाओं को इतने रुपए टकोली देनी पड़ती थी। ये एक तरह का टैक्स या ट्रिब्यूट था। इससे आप उस समय के पॉलिटिकल प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं। काकतीय शासनकाल ट्राइबल रिवोल्ट्स के लिए भी जाना जाता है। ये विद्रोह अक्सर बाहरी लोगों के दखलंदाजी और उनकी जमीन और कल्चर पर हो रहे हमलों के खिलाफ थे। जैसे हलबा विद्रोह, जिसके हीरो अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा जाता है, और 1910 का भूमकाल विद्रोह, जिसके महान नायक थे गुंडाधुर। ये विद्रोह बस्तर के लोगों के अपने अस्तित्व के लिए लड़ी गई लड़ाइयों की कहानियां हैं। तो हमने तीनों वंशों को अलग अलग अच्छे से समझ लिया। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इनकी साझी विरासत क्या है और इन्होंने मिलकर छत्तीसगढ़ के इतिहास पर क्या असर छोड़ा है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखाती है। देखिए, फनी नाग और छिंदक नाग वंश लगभग एक ही टाइम पर 10वीं से 14वीं शताब्दी तक अलग अलग इलाकों में राज कर रहे थे, और जैसे ही उनका प्रभाव कम हुआ, बस्तर में काकतिया वंश का उदय हुआ, जिनका शासन सदियों तक 20वीं शताब्दी तक चला। तो चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। फैनीनाग वंश कवर्धा में आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जाने गए। छिंदक नाग वंश ने बस्तर में अपनी मिलिट्री पावर से शासन की नींव डाली, और काकतीया वंश ने बस्तर पर सबसे लंबे समय तक राज किया, दलपत सागर जैसा निर्माण किया और बस्तर दशहरा जैसी परंपराओं को जिंदा रखा। और अब आखिरी सवाल, जो इतिहास को आज से जोड़ता है। इन तीनों राजवंशों ने जो विरासत हमारे लिए छोड़ी है, चाहे वो भोरमदेव मंदिर हो, बस्तर दशहरा हो या विद्रोह की ये कहानियां, वो आज के छत्तीसगढ़ की कल्चर और आइडेंटिटी को कैसे शेप करती हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।